नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान अध्ययन की बुक है क्लास 9th की। तो अभी जो आरपीएससी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट बुक्स है। तो चलिए इसको रीडिंग मोड में सोचते हैं कि इसको कंप्लीट कर देते हैं। कुछ चीज़ें तो मिलेंगी इससे। और 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लासेस की ये जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं। तो आप लोगों को सबको पता है कि आरपीएससी में जो 40 to 50% जो होता है वो राजस्थान से तो आते ही है स्पेशल। तो ये इम्पोर्टेंट होगा इनको कंप्लीट करना, ठीक है। तो आइए एक रीडिंग मोड में पढ़ लेते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे मैं अलग से एक वीडियो बना के कर देती हूँ। बाकी ये बुक्स का रीडिंग मोड में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो ये जो पार्ट 1 है क्लास 9th का उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो परिचय देख लेते हैं। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है। इसमें विविधता की निरंतरता है। परंपराओं बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणवांकरों की विजय गाथा बयान करता है। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपनी प्राणों की आहुति दी, ठीक है। कहते हैं राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। तो यहाँ पुर संपदा का अटूट खजाना है। कहीं पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की छटा है तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों का प्रमाण है। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान तो कहीं अभिलेखों तो कहीं शिलाभिलेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास, ठीक है। कहीं समय पर ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक, ठीक है। उपासना स्थल भव्य प्रसाद अवैध दुर्ग और जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों शहरों और उजड़ी बस्तियों के देखने को मिलता है। कुल मिला के विविध संस्कृति युक्त है, ठीक है। यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झनकार के साथ साथ भक्ति आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यहाँ लोकपरक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले व त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य और लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक हैं। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति है। अब चलिए अब इसमें प्राचीन जो सभ्यता की जन्मस्थली के रूप में कहा जाता है तो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे कौन कौन सी हैं। देखो राजस्थान में जो फेमस है वो है 1 मिनट। तो कालीबंगा ये तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है ही। आहड़ संस्कृति, वैराट, बागौर, गणेश्वर, बागौर के सिक्के वगैरह। तो ये कौन है, अनेक पाषाणकालीन और सिंधुकालीन ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ है इसमें, ठीक है। कालीबंगा सिंधुकालीन में आ जाएगी, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कहाँ क्या क्या मिला है, ठीक है। कालीबंगा से, आहड़ से, वैराट से, बागौर से। तो जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती हैं इन सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ बागौर जैसे मध्य पाषाणकालीन नवपाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल का विकास यहीं पर हुआ है। आहड़ गणेश्वर जैसी प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यता भी पनपी। तो देखिए यहीं पे थोड़ा सा डिवाइडेशन मिल जाता है हम लोगों को, क्या कि जो बागौर है वो क्या है, मध्य पाषाणकालीन नवपाषाणकालीन स्थल है। कालीबंगा सिंधुकालीन और जो आहड़ और गणेश्वर है वो कौन सा है, ताम्रकालीन सभ्यताएं हैं, ठीक है। अब आर्य और राजस्थान, सिंधुकालीन मतलब प्राचीन हो गया। अब आर्य और राजस्थान में आ जाते हैं वैदिक काल का। मरुधरा की सरस्वती और दृशद्वती जैसी नदियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों की सरस्थली रही हैं, ऐसा माना जाता रहा है। तो जो वैदिक काल में है, वैदिक काल में राजस्थान में किन नदियों का वो है, एक तो सरस्वती, इसका बड़ा महत्व वैदिक काल में है इसका, सरस्वती नदी का, ठीक है। और सेकंड कौन है, दृशद्वती जैसी नदियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों की संरस्थल रही हैं। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियाँ कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी।
इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। महाभारत और पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल, जांगल किसे कहते थे? बीकानेर को। जो वर्तमान का बीकानेर है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जांगल, ठीक है। और मारवाड़ को क्या बोलते थे? मरुकांतर। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना कि बीकानेर को पहले प्राचीन काल में क्या बोलते थे? जांगल। और मारवाड़ को क्या बोलते थे? मारवाड़ को बोलते थे मरुका कांतार, ठीक है। कांतार जंगल टाइप का था, कांतार मतलब ना, हाँ। और मरु मतलब मरुस्थल, ठीक है। आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित है, ठीक है। अब जनपदों का युग, अब जो ये हिस्ट्री से संबंधित बताया जा रहा है, 6वीं शताब्दी हो गया, वैदिक आर्य का हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट में, ठीक है। अब जनपदों का युग में क्या क्या हुआ था? आर्य संक्रमण के बाद राजस्थानों में जनपदों का उदय हुआ। यहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती हैं। सिकंदर के अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, सिबी और अर्जुनायन जातियां जो अपने साहस शौर्य के लिए प्रसिद्ध थीं, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आईं, ठीक है। कौन सी? सिकंदर के अभियानों से आहत थी ये कौन कौन सी जातियां थी जो यहाँ पे आई हैं? मालव, सिवी और अर्जुनायन, ठीक है। ये आई थी जातियाँ, ठीक है, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और सुविधा के अनुसार यहाँ बस गई। इनमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, तो मत्स्य जनपद तो आप लोगों ने सुनी होगा ना, विराट नगरी। नगरी का सिबी जनपद, अलवर का साल्व जनपद प्रमुख है, ठीक है। भरतपुर का राजन्य और मत्स्य, नगरी का सिवी जनपद और अलवर का साल्व जनपद। इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक मालव, अर्जुनायन और योद्धेयों की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में यह अजमेर, टोंक और मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गया। भरतपुर, अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जो मालवों का क्षेत्र वो हो गया, वो कौन कौन सा? जयपुर, और फिर उसके बाद अजमेर, टोंक और मेवाड़। भरतपुर का कौन? अलवर प्रांत का था क्या? अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार तीसरे कौन थे? योद्धे। उत्तरी भाग के योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योद्धे संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? जो उत्तर में कुषाण, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाणों का वो था ना यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में हमारे भारत के, तो उसमें जो योद्धे थे उन्होंने उत्तरी राजस्थान में जो कुषाण शक्ति बढ़ रही थी उसको नष्ट करने में ये सफल हो गए थे, ठीक है। और ये कहाँ पे उल्लेख मिलता है? ये रुद्रदामन के लेख से वो होता है, स्पष्ट होता है, ठीक है। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ, परंतु योद्धे और मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के ह्रास के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया। किसको? योद्धे, अर्जुनायन और क्या था? मालवा वाला, ठीक है। तो इनको समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतंत्र हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। वैसे भी देखो, हर्ष के बाद क्या सामंतवादी काल पूरा आ गया था, ठीक है, बट गए थे, तो ये हर्ष का ही समय था 6ठी शताब्दी के बाद ना। तो अब इसके बाद मौर्य आ जाते हैं, ठीक है। महाजनपद काल के बाद क्या आ जाएगा सीक्वेंस में? मौर्य और राजस्थान। इनका क्या था? राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बैराट का शिलालेख और उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं, ठीक है। कौन सा अभिलेख? बैराट का शिलालेख
और कुरान के पुत्र शंप्रति द्वारा जो मंदिर बनाए गए वो मौर्य प्रभाव को पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध और अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद का बनाया हुआ है। तो चित्तौड़ का किला और चित्रांग तालाब किसका बनाया माना जाता है? चित्रांगद का बनवाया हुआ। चित्तौड़गढ़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजमान का जो मौर्यवंशी माना जाता है 770 का जो शिलालेख कर्नल बीसा से संबत विक्रम संबत, हाँ विक्रम संबत 770 का शिलालेख कर्नल टॉड को मिला, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम क्रमशः दिए थे। तो जो विक्रम संबत 770 का जो शिलालेख मिला है कर्नल टॉड को, उसमें किस किस का है? माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम मिले हैं। ठीक है। कोटा के निकट कटसवा या कंसुबा के शिवालय से 795 विक्रम संबत का शिलालेख मिला है। इसमें 795 का कहाँ मिला है? तो ये कोटा के निकट कंसुबा का। ठीक है, जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है। तो चित्रांगद नाम मिला है। और इसके बाद कौन से थे? राजमान, और थर्ड कौन हो गए? राजा धवल। इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इसमें मारवाड़ के प्रतिहार, राठौड़ और मेवाड़ के गोहिल। ठीक है। अब सांभर के चौहान, आमेर के कछवाहा, जैसलमेर के भाटी इत्यादि भी प्रमुख हैं इनमें। तो अब कौन कौन आ गए? राजपूत वंश आ गए। कौन कौन से? प्रतिहार आ गए, राठौर आ गए, गोहिल आ गए और चौहान आ गए। आमेर के कछवाहा कहलाते थे और जैसलमेर के भाटी थे और सांभर के चौहान थे। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था। ठीक है। फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ के को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांभर में चौहान राज्य की स्थापना हुई। धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गोहिलों का शासन स्थापित हो गया। 10वीं शताब्दी में अर्थुणा और आबू में परमार शक्तिशाली बन गए। 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास तक जालौर, रणथंभौर और हड़ौती में चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया, परंतु उसका कहीं कहीं विघटन भी होता रहा। ठीक है। तो अभी इतना ही करते हैं कंप्लीट, फिर नामकरण से बाद में करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।